दोस्तों, बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रोविंस का करीब 85% इलाका अब सेपरेटिस्ट्स के कंट्रोल में है। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि 7 दशकों से सुलग रही एक आग है जो अब एक बड़े शोले की शक्ल ले चुकी है। जी हाँ, बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स की तरफ से बाकायदा एक अनाउंसमेंट की गई है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन रहा है, जिसका नाम अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि उनका अब इन क्षेत्रों पर एडमिनिस्ट्रेशन है और इसके साथ ही गोल्ड, कॉपर, गैस और कोल जैसे मिनरल रिसोर्सेज पर भी उनका कंट्रोल है। और यही नहीं है, अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की मांग कर रहे हैं। जैसे भारत से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक अब हर जगह ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा ताइवान सालों से दुनिया से रिकॉग्निशन मांगता आया है। और आज भी हार्डली 14 से 15 देश ही उसे ऑफिशियली एक देश के तौर पर मानते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही दावा बलूचिस्तान पहले भी 2025 में कर चुका है। तो भैया, ऐसे में इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां पर बलूचिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ बलोच पीपल्स। देखिए, बलोच एक एथनिक ग्रुप है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। जहां पर ईरान का जो बॉर्डर वाला प्रोविंस है उसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। यानी ईरान भी इसी बलोच पॉपुलेशन को लेकर काफी परेशान रहता है। वहीं पर पाकिस्तान के अगर अंदर देखें तो बलूचिस्तान अकेला पूरे देश के लैंड एरिया का करीब 44% हिस्सा कवर करता है। और इसके साथ ही इसका बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, अरेबियन सी, सिंध और पंजाब के बॉर्डर से भी शेयर होता है। और यही वजह है कि इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इसे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक ब्रिज जैसा बना देती है। और भैया, यही वजह है कि इसकी असली अहमियत समझ में आती है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ट्रेजर हाउस कहा जाता है। जी हाँ, 1952 में पाकिस्तान का पहला बड़ा गैस फील्ड यही मिला था, जो कि है सुई गैस फील्ड, जिसने दशकों तक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों को गैस सप्लाई की। लेकिन बलोच लोगों की ये हमेशा से शिकायत रही है कि इस गैस का फायदा बाकी पाकिस्तान को तो मिला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और यही नहीं है, इसके अलावा यहाँ रेकोडिम नाम की जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट बताया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व भी यहीं पर है। और साथ में कोयला और आयरन भी भारी मात्रा में बलूचिस्तान में मौजूद है। इसका मतलब कि रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अकेले बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, जो कि आज के डेट में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लिहाज से बहुत ही मायने रखता है। लेकिन इनस्टेबिलिटी की वजह से इसमें ज्यादातर रिसोर्सेज पर एक्सट्रैक्शन पूरी तरीके से हो ही नहीं पाया है। और भैया, इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो इस पूरी कहानी का क्राउन ज्वेल है ग्वादर पोर्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स में से एक है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी करीब है। और सबसे खास बात यह है कि ये एक डीप वाटर पोर्ट है जहां बड़े बड़े शिप आ सकते हैं और इसीलिए ये एनर्जी इंपोर्ट टर्मिनल भी है और इसी वजह से इसे सेंट्रल एशिया का गेटवे भी माना जाता है। और स्ट्रेटेजिक बात तो ये है कि चीन इस पोर्ट को इसलिए बहुत अहमियत देता है क्योंकि अगर कभी मलक्का स्ट्रेट जैसे इलाकों में कोई दिक्कत आती है तो चीन सीधे ग्वादर के रास्ते अपने एनर्जी सप्लाई को एक्सेस कर सकता है। और यही कारण है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का पूरा रूट चीन के शिनजियांग प्रोविंस से शुरू होकर काराकोरम हाईवे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए आखिरकार ग्वादर पोर्ट पर जाकर खत्म होता है। इसमें हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन, पावर प्लांट के साथ इंडस्ट्रियल जोन तक शामिल है, जिसमें चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान में इतनी इनस्टेबिलिटी हमेशा से क्यों रही है? तो भैया, इसकी जड़ें 1947 के पार्टीशन में भी मिलती हैं। देखिए, उससे पहले वहां कलात नाम का एक स्टेट हुआ करता था, जिस पर खान आप कलात का शासन था और जिसे काफी हद तक ऑटोनॉमी भी हासिल थी, जिसे ब्रिटिश शासन में इसे ट्रीटीज के जरिए, जो कि वहां के ट्राइबल लोगों से अलग अलग किया जाता था, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। ऐसे में जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कलात ने शुरुआत में इंडिपेंडेंस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसे बलूचिस्तान का हिस्सा बनाकर अपने ही अंडर में पेश किया।
तभी से बलोच नेशनलिस्ट का ये कहना रहा है कि उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया और इसी के विरोध में 1948, 1958, 1962 में कई इंसर्जेंसीज भी हुई। लेकिन आज मौजूदा इंसर्जेंसी 2004 से आज तक लगातार जारी है। और अगर देखें तो बलोच लोगों की नाराज होने की वजह भी साफ है। देखिए, पॉलिटिकल लेवल पर उनका कहना है कि हर फैसला इस्लामाबाद से होता है और उनकी अपनी कोई असल पावर ही नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक तौर पर देखें तो इतने संसाधन होने के बावजूद भी उसका फायदा पंजाब जैसे इलाकों को ज्यादा मिलता है। अब ये भी देख लीजिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें भी चीन अपने साथ चाइनीज वर्कर लाता है, जिससे कि लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पाता। और इसके अलावा बलोच पीपल्स हमेशा से पाकिस्तान पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी आरोप लगाते रहे हैं, खास तौर पर बलोच ट्राइबल के लोगों के गायब होने की घटनाओं को लेकर। और यही सब कारण रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे शॉर्ट में BLA कहा जाता है, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट ग्रुप बनकर उभरा, जिसका मकसद पाकिस्तानी कंट्रोल बलूचिस्तान से हटाना है। और यही नहीं है, इसके साथ चाइनीज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का भी विरोध करना है। अब भैया, ऐसे में चीन का चिंतित होना तो जायज है, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी कारण से बलोच अक्सर चाइनीज नागरिकों पर यहाँ पर कई बार हमले भी कर चुके हैं। और भैया, ऐसे में अगर बलूचिस्तान में इनस्टेबिलिटी और बढ़ती है या यह इलाका अलग हो जाता है तो चीन का पूरा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो भारत इस पूरे घटनाक्रम को काफी करीबी से देख रहा है। लेकिन यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत पर्दे के पीछे से इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। अब यही देखिए कि पिछले साल मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद BLA के एक स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कराने की भारत की मांग को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, जो कि यह दिखाता है कि बलोच नेशनलिस्ट भारत से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। और साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हाल के हफ्तों में जो प्रोटेस्ट देखे गए हैं, उनसे लोकल लीडर्स खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना चाहते, बल्कि ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि ये POK वास्तव में ऑक्यूपाइड इलाका है। तो भैया, भारत के सामने एक तरह से दोनों मोर्चों पर एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, जहां पर एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर और दूसरा बलूचिस्तान को लेकर। लेकिन इतना सब होने के बावजूद एक बुनियादी सवाल अभी भी बना हुआ है कि सिर्फ आजादी घोषित कर देने से कोई इलाका इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन जाता। इसलिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी नए देश को मान्यता मिलने के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं। एक तो डिफाइंड टेरिटरी, दूसरा परमानेंट पॉपुलेशन और एक इफेक्टिव गवर्नमेंट के साथ फॉरेन रिलेशन कंडक्ट करने की क्षमता। और ऐसे में बलूचिस्तान के मामले में अभी तक यूनाइटेड नेशन से कोई रिकॉग्निशन तो नहीं मिला है और न ही कोई बड़ी वर्ल्ड पावर इसे अलग से देश मानती है। और ऐसे में पाकिस्तान अभी भी इस प्रोविंस को काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो असल में ये मामला अभी क्लेम और काउंटर क्लेम के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे किस नजर से देखती है और चीन अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है, यही तय करेगा कि ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बलूचिस्तान की ये कहानी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, बल्कि उसमें चीन की स्ट्रेटेजिक चिंताएं, भारत की जियोपॉलिटिकल दिलचस्पी और खुद बलोच लोगों के दशकों पुरानी शिकायतें, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही उलझा हुआ मसला बना देते हैं, जिसका अभी कोई आसान हल फिलहाल तो नजर नहीं आता। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।